नमस्कार। रीट के पेपर में हिंदी के जो प्रश्न है उनका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए 31 नंबर जो प्रश्न दिया गया है वो दिया है किस विकल्प में वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है। बच्चों सबसे पहले आप ये देख लिया करें आपसे गलत पूछा है सही पूछा गया है। प्रश्न दिया गया पहला विकल्प है शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष भगवान शिव को कहते हैं। ये कथन सत्य है। हमें क्या बताना है? गलत, असत्य। अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत, जी नहीं, अभ्यागत नहीं, यही उत्तर हमारा हो जाएगा। ये किसे कहते हैं? आतिथ्य, यानी अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य, और सेवा की जाती है वो आतिथ्य शब्द होता है। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य, ये भी सही है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे वो प्रत्युत्पन्नमति, हाँ प्रत्युत्पन्नमति, समय पर ठीक बुद्धि कार्य करे ये कह सकते हैं, या फिर ये कहेंगे शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखने वाला प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। तो 31 नंबर में 2 नंबर जो आंसर है वो हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 32 देखिएगा। ग्राह्य का विपरीतार्थक अर्थ होता है, ग्राह्य का अर्थ होता है ग्रहण करना। क्या करना? ग्रहण करना। तो ग्रहण करने के विपरीत अर्थ क्या बताएंगे? ग्रहण्य, त्याज्य, परित्याज्य, मुक्त। परित्याज्य में तो परि उपसर्ग लगा है, ये नहीं है। त्याज्य यानी त्यागना। त्याज्य का अर्थ क्या होता है? त्यागना। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। लोकोक्ति गई दी है क्या है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका अर्थ होता है बच्चों अवसरवादी होना, या हम ये भी कह सकते हैं सिद्धांतहीन होना। और यही अर्थ बताने वाले एक मुहावरा भी आता है, थाली का बैंगन होना। उसका अर्थ भी होता है अवसरवादी होना या सिद्धांतहीन होना। तो देखिए यहां पहला ही आंसर दिया है, हमारा मिल गया यहां अवसरवादी होना। इसका दूसरा अर्थ हम ये भी कह सकते हैं सिद्धांतहीन होना, यानी जिसका कोई सिद्धांत ही नहीं है, जिसका कोई नियम नहीं है। ऑप्शन दिया है जहां स्नान करो उसी नदी का नाम रख लेना, परिवर्तनशील होना, नदियों के बदलने पर नाम ले। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। 33 नंबर का पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 34 देखिए। किस मुहावरे के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? उल्टी गंगा बहाना, अनुकूल कार्य करना। जी नहीं, अनुकूल तो मतलब समान होता है, ये विपरीत कार्य करते हैं तो ये प्रतिकूल कार्य करना होता है। पूछा क्या गया? सही अर्थ लिखा हुआ बताना, तो ये अर्थ गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं, प्रतिकूल होता है। खरी खरी सुनाना, बहुत ज्यादा बोलना, यानी डांट फटकार लगाना, ये उत्तर भी गलत है। अंक भरना, बढ़िया लिखना। जी नहीं, अंक भरना, गोद भरना, प्रेम करना, ये अर्थ भी इसका गलत हो जाएगा। पट्टी पढ़ाना, बुरी राय देना, ये उत्तर इसका बिल्कुल सही है। कहते हैं ना उसने उसको पट्टी पढ़ा दी, राय तो दी जाती है लेकिन बुरी राय दी जाती है, उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है पट्टी पढ़ाना। तो आंसर 4 होगा। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा? आना जाना में ये वाला विराम चिन्ह आपको बताना है, जबकि इसका चिन्ह पूछा जाए तो ये तो क्या है? ऊपरी विराम, इकहरा ऊपरी विराम, लेकिन ये बीच में इसका कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा। तो अर्ध विराम नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है, योजक चिन्ह है। आंसर 4 हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? बच्चों क्या पूछा है? सभी शब्द पूछा और शुद्ध पूछा गया है। अतिथि गलत है क्योंकि इसमें ई की मात्रा रैस्व आएगी। अधीन नहीं होता, अधीन होता है। स्थाई ये सही है। अनुग्रहित ये शब्द गलत है। अनुग्रहित शब्द में अनुग्रह में ईत प्रत्यय जब लगता है तो री में बदल जाता है, अनुग्रहित ये बनेगा। इसका ये भी गलत है। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। पड़ोसी नहीं होता, पड़ोसी होता है, ओ आता है, औ नहीं आता। अगर पूछा जाए कौन से में सभी गलत है तो आंसर ये हो जाएगा। अहल्या बिल्कुल शुद्ध है, दंपति शुद्ध है, दृष्टव्य शुद्ध है। आंसर 3 क्योंकि सही पूछा गया। वापस शुद्ध है, विरहणी अशुद्ध है क्योंकि ई की मात्रा आता है, विरहिणी होता है। और श्रृंगार गलत है, श्रृंगार होता है। अगर प्रश्न पूछा है सभी शुद्ध है तो ये कर देंगे, सभी अशुद्ध है तो ये वाला। तो हमें पूछा क्या गया? सभी शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न दिया भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण क्या है? भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण ऊंचा, ऊंचा विशेषण शब्द है। चलता, प्यारा, रंगीन, यानी भाववाचक संज्ञा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण बताना है। विशेषण
ऊंचा खुद एक भाववाचक है, ऊंचाई से बन गया। कह सकते हैं कि विशेषण शब्द तो बना ऊंचाई से बना है, ऊंचाई से ऊंचा शब्द, चलना से चलता शब्द, प्यार से प्यारा शब्द, और रंग से रंगीन शब्द। यानी रंग में इन प्रत्यय जुड़ा, रंगीन विशेषण बन गया रंगीन। हम कह सकते हैं रंगीन वस्त्र। चलता, ये तो खुद एक क्रिया शब्द है, चलना क्रिया से बना है, चलता फिरता कर सकते हैं। प्यार से प्यारा, प्यार शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और विशेषण शब्द क्या है, प्यारा। ऊंचा घर, ये विशेषण शब्द बना है, किससे बना है, ऊंचाई से। ये भी ऊंचाई भी क्या है, भाववाचक है, तो आंसर इसके दोनों हो जाएंगे। लेकिन सही प्राथमिकता की दृष्टि से इसमें देंगे, जबकि दोनों हो जाएंगे। ये भी ऊंचाई से बना है, क्योंकि ऊंचाई भाववाचक संज्ञा ही तो है, और ये विशेषण ऊंचा घर, ऊंची इमारत, किसी भी रूप में कह सकते हैं, पुल्लिंग शब्द है, तो आंसर ये दोनों ही होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, कौन सा पूछा है, निजवाचक सर्वनाम। तो निज, अपना शब्द इसमें आ रहा है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। निजवाचक का प्रयोग यहां हो गया, जैसा करोगे वैसा। संबंधवाचक, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अनिश्चयवाचक शब्द के रूप में भी आता है, लेकिन बाकी में निजवाचक नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा घर यह नहीं है, तो ऑप्शन हमारा पहला सही होगा, 38 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्नांकित में विस्मयादि बोधक शब्द का उदाहरण कौन सा है। अभी अभी ये विस्मयादि बोधक नहीं है, ये क्रिया विशेषण है, किंतु समुच्चय बोधक है। लगातार ये क्रिया विशेषण है, लेकिन विस्मयादि बोधक, शाबाश शाबाश बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहो जैसे हम प्रयोग करते हैं। तो आंसर 4 हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है। क्या पूछा है, क्रिया विशेषण नहीं है। अचानक क्रिया विशेषण है, वह अचानक आ गया। आज तथा दूर, ये दूर और आज ये कालवाचक है, ये रीतिवाचक, ये तो रीतिवाचक हो जाएगा, ये कालवाचक हो जाएगा, ये स्थानवाचक हो जाएगा। लेकिन तथा क्या है, ये क्रिया विशेषण नहीं है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, आंसर यहां हमारा 3 सही होगा। 41 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा समुच्चय बोधक शब्द नहीं है। कौन सा समुच्चय बोधक शब्द नहीं है। क्या पूछा है, समुच्चय बोधक, और नहीं है ये पूछा है, यानी जोड़ने का काम करे, क्योंकि इसलिए जोड़ने का काम करते हैं। व्यधिकरण में आता है कि ये भी समुच्चय बोधक है, परंतु ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक में आता है। यहां ये समुच्चय बोधक नहीं है, ये स्थान का बोध कर। अतः आंसर हमारा 4 सही होगा 41 का। 42 नंबर प्रश्न देखिए, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अत्यधिक प्रयास करना, पूरे घर को सिर पर उठा लेना, बुरी तरह पीछा करना, रो रोकर बुरा हाल करना, अत्यधिक प्रयास करना। आकाश पाताल एक करना अत्यधिक प्रयास करने के रूप में बिल्कुल सही उत्तर आएगा। आंख उठाकर न देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बुरा लगाना, जी नहीं। निगरानी करना, यह भी नहीं होगा, और आंख उठाकर देखना, लज्जित करना भी नहीं आता। तिरस्कार करना इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का। तो 44 नंबर देखिए, व्याकरण की दृष्टि से वाक्य निर्माण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। कर्ता और क्रिया वाक्य के आवश्यक घटक है। कर्ता और क्रिया वाक्य के आवश्यक घटक है, बिल्कुल सत्य कथन है ये। क्रिया को उद्देश्य तथा कर्ता को विधेय, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा जी, क्योंकि क्रिया को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं, और कर्ता को क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो ये विपरीत कथन यहां दिया गया है। वो पूछा सही नहीं है, तो सही नहीं तो यही होगा। आगे देख लेते हैं और भी। वाक्य में व्याकरण सम्मत शब्दों का एक विशेष क्रम में रखा जाता है, बिल्कुल सही, कर्ता कर्म याद आते हैं। वाक्य में वक्ता के कथन का पूरा अर्थ निकलना आवश्यक है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा 2 सही होगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। 2 लड़के खेल के मैदान में बैठे हैं, ये पूछा सरल वाक्य नहीं है। गांव के अधिकतर बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, ये भी इसी का ही उदाहरण है जी। पीछे वाले बड़े कमरे में कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ये भी साधारण है। मोहन गुरुजी के यहां गया क्योंकि आ गया, ये मिश्र वाक्य में आता है, उसे हिंदी पढ़नी आता है। आंसर हमारा 4 सही होगा, 45 का 4।
इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द सदैव एक ही लिंग में प्रयुक्त होते हैं? घोड़ा से घोड़ी बन सकता है, मछली से परिवर्तन नहीं होता, लेकिन घोड़ा से बन जाएगा, इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं होगा। मच्छर से मादा मच्छर बनता है, लेकिन शेर से शेरनी बनता है। मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, मक्खी नर मक्खी, यानी इनमें बदलाव नहीं होता। उत्तर यही होगा। मोर से मोरनी बन जाएगा, बकरा से बकरी बन जाएगा। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? 3 सही होगा। पेय का अर्थ क्या होता है? पेय बच्चों दूध को कहते हैं, पीने योग्य पदार्थ, पानी के लिए भी प्रयुक्त होता है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? उत्पन्न, चमक, छंद शास्त्र और दूध। तो उत्तर हमारा क्या होगा? दूध। इसी क्रम में 48 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? विधवा स्त्रीलिंग है, बिल्ली स्त्रीलिंग है, कोयल स्त्रीलिंग है। कोयल का पुल्लिंग करें तो क्या होता है? नर कोयल। ननदोई, ननद शब्द में ओई प्रत्यय लगा है, ननद स्त्रीलिंग है, ओई लगाने से ननदोई शब्द पुल्लिंग बना। आंसर 2 सही होगा। भंवरा का पर्यायवाची शब्द है केकी जी नहीं है, केकी कोयल के रूप में प्रयुक्त करते। पादप वृक्ष के लिए आ गया। षटपद भंवरे को कहते हैं, शार्दुल शेर को कहते हैं। अतः उत्तर हमारा 3 सही होगा, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है? भंवरे का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट देखिए, शक्ति का पर्यायवाची क्या है? आक्रोश, जयश्री, पौरुष, सिद्धि। तो यहां पौरुष शब्द शक्ति का प्रतीक है, अतः दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम, चलो शिक्षण विधियों के प्रश्न शुरू हो गए। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? सन 1963, 65, 68 या 60 में? ये कक्षा में बहुत बार लिखवाया गया है। 1963 ईस्वी में भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग हुआ, ठीक है ना? अभिक्रमित अनुदेशन पीएफ स्किनर के द्वारा 1954 में इसके का प्रयोग किया गया था, लेकिन भारत में 1963 में इसका प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, आगमन विधि की विशेषता नहीं है। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि? बिल्कुल सही, क्योंकि आगमन विधि में उदाहरण करवाया जाता है और उदाहरण से हम नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वैज्ञानिक विधि हो जाएगी जी, क्योंकि छात्रों के हित में होती है। इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं जी, क्योंकि बच्चे ही करके देखते हैं, इसलिए छात्रों के हित में कहा जाता है। उदाहरण की सहायता से नियम बनाए जाते हैं, ये हमने अभी बताया, बिल्कुल सही है। सामान्य से विशेष की ओर छात्र की वृत्ति दिखाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि सामान्य नहीं, सामान्य तो क्या होते हैं? नियम होते हैं, और विशेष क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? विशेष से सामान्य के, अतः उत्तर हमारा 4 सही होगा। 53 नंबर प्रश्न देखिए, मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, मौन वाचन की बात करें, बिल्कुल सही है, स्वाध्याय में रुचि बढ़ती है। ज्ञान की परिधि को विस्तृत करना, जब स्वाध्याय करें तो ज्ञान तो स्वतः ही बढ़ेगा। सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी? जी नहीं, सभी स्तर की कक्षाओं के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ये निम्न स्तर में बिल्कुल नहीं, क्योंकि निम्न स्तर में कक्षा 3 से वैसे प्रारंभ माना जाता है, धीरे धीरे शुरुआत की जानी चाहिए, और कक्षा 6 तक बहुत अच्छे तरीके से मौन वाचन शुरू कर देना चाहिए। अवकाश का सदुपयोग करना सिखाता, ये भी सही है। यानी कौन सा असत्य कथन बताया? तो असत्य 3 हो जाएगा, सभी कक्षाओं के या सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होता, क्योंकि छोटे कक्षा के बच्चे मौन वाचन नहीं करते हैं। भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है। किसकी भाषा प्रयोगशाला विधि? अन्य छात्राओं के अध्ययन को प्रभावित करे किए बिना स्वगति से सीखना, बिल्कुल सही बात है, स्वगति से सीखते हैं छात्र। अभ्यास को अधिक बल देने का अवसर प्राप्त होता है। भाषा, ये भी सत्य है, भाषार्जन के सक्रिय वातावरण निर्माण की अधिक संभावना होती है, ये बात भी सत्य है। ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा ना, भाषा प्रयोगशाला के लिए उपयुक्त देखी जाए तो चारों ही सही है। अगला कथन प्रश्न देखिएगा, प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है? प्रत्यक्ष विधि में क्या बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है? प्रत्यक्ष विधि में अनुकरण द्वारा। व्याकरण के नियम पर क्या बल दिया जाता है? चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकता, फिर अनुवाद का सहारा लिया जाता है। यहां देखिए, प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, और एक कथन तो ये सत्य है, चलो मान लेते हैं कि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं, उसमें शिक्षक के द्वारा जो बोला जाता है उनका अनुकरण करते हुए बच्चे का उच्चारण करते हैं, दूसरी भाषा सीखता है। दूसरी भाषा के लिए व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है? जी नहीं, व्याकरण के नियम पर बल नहीं दिया जाता, वहां पर केवल व्यवहारिक ज्ञान के रूप में। चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, अनुवाद का सहारा भी नहीं लिया जाता, क्योंकि डायरेक्ट मेथड होती है, अतः आंसर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 56 देखिएगा,
व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? यानी व्याकरण अनुवाद जो है इस विधि के स्थान पर कौन सी विधि? द्वितीय भाषा शिक्षण की किसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सबसे पहले किसने प्रतिपादित की थी? क्या जॉन कमेनियस ने, जॉन बेस्टो, येस्पर्सन या पामर? पामर के द्वारा, बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा पामर। प्रश्न नंबर 57 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूछा गया? माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पूछा गया उद्देश्य पूछा है, माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शब्द भंडार, लोकोक्ति, मुहावरों आदि के भंडार में वृद्धि करना, ये है जी, ये तो सत्य है। बालकों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराना, ये भी करवाएंगे, बिल्कुल सही है। बालकों में सौंदर्य अनुभूति एवं भावानुभूति की क्षमता को विकसित करना, ये भी सही है। बच्चों को भाव सौंदर्य आदि करवाना पड़ता है इसी स्तर पर। माध्यमिक स्तर की बात पूछी इन्होंने। लिपि का ज्ञान कराना, जी नहीं, ये तो माध्यमिक स्तर पर नहीं, प्राथमिक स्तर पर आती है लिपि का ज्ञान करवाना। इन्होंने माध्यमिक स्तर पर पूछा है, तो ये आंसर हमारा 4 सही होगा 57 का। प्रश्न नंबर 58 देखिए, भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भाषा संसर्ग में बताया था बच्चों को शिक्षक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्याकरण का अध्ययन नहीं करवाया जाता। बच्चों को प्रसिद्ध लेखकों की जो प्रसिद्ध रचनाएं होती है उनसे उनका संपर्क करवा दिया जाता है और बच्चे स्वतः उनका अध्ययन करते हैं। इसमें कहते हैं व्याकरण का व्यवहारिक उपयोग दिखाना चाहिए, जी सही, ठीक है। कथन असत्य पूछा है, व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए। व्याकरण शिक्षण के समय तार्किक क्रम के स्थान पर परिस्थिति का महत्व अधिक होता है। औपचारिक व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये कह रहे कौन सा कथन असत्य? ये है, क्योंकि अलग से करवाया नहीं जाता ना। दूसरा ऑप्शन, व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए, जबकि इसमें संपर्क करवाया जाता है पुस्तकों से। बच्चों को स्वतः कहा जाता है आप पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई नहीं जाती। प्रश्न नंबर 59 देखिएगा, कक्षा अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य क्या है? कक्षा अभिनय यानी नाटक विधि आ गई ना। अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन, नाटक के द्वारा, अध्यापक के द्वारा नहीं जी, ये गलत हो जाएगा। एक छात्र के द्वारा नाटक का वाचन, अकेले एक छात्र के द्वारा भी नहीं होता, गलत है ये। कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, ये सत्य है। एक अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा 3 सही होगा, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। दृश्य श्रव्य सामग्री के संबंध में असंगत कथन बताएं। सुंदर, आकर्षक और रुचिकर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, ये भी सत्य है। महंगी व जटिल होनी चाहिए, जी नहीं, ये गलत है। महंगी व जटिल नहीं होनी चाहिए। अतः उत्तर हमारा ये तो होगा ना, असंगत पूछा है। साधन रूप में प्रयुक्त हो, साध्य रूप में नहीं। चलो जी, आंसर 3। इसी के साथ ही हमने सभी प्रश्न हल कर लिए। धन्यवाद। नमस्ते। रीट के सभी अभ्यर्थियों को मेरा सस्नेह प्रणाम और सबका आपकी अपनी प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट स्वागत। टेस्ट श्रृंखला जो अपनी चल रही थी, श्रृंखला में क्रिम जो टेस्ट आज जो हुआ उसका सॉल्यूशन संस्कृत विषय को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित। किसी भी प्रश्न को लेकर के कोई डाउट हो, कोई शंका हो, प्लीज़ बोल दिया करें। हो सकता है कई बार क्या होता है कि शिक्षक से भी गलती होना स्वाभाविक सी बात है, हो जाती है। तो आपको अगर कोई डाउट लगे प्लीज़ उसको आप मेंटेन कर लें और पूछ लें। न केवल विषय मेरी बात नहीं है, बल्कि समस्त विषयों में कोई भी विषय में कहीं त्रुटि रह जाती है तो आप का समाधान विषय अध्यापक से कर लिया करें। देखिएगा, 61 से 90 तक की बात है, 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला है। 61 से 65 तक ये जो है ये पैराग्राफ के अंदर से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। मैं डायरेक्ट प्रश्नों में चलता हूँ। 61वां है, समायन्ति इति पदे मूल धातु क्या है? देखिएगा, सम तो उपसर्ग है। रीट वाले बच्चों की समस्या ये रहती है कि धातुओं का पूरी तरह से उनको ज्ञान नहीं होता, थोड़ा दिमाग से काम में लें। सम उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग होता है जिसको अपन आंग कहते हैं, आ भी उपसर्ग होता है। समा ये कोई शब्द नहीं है, तो बचा क्या है फिर? या, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो या बनेगा, ठीक।
ऋतु है। इत्यत्र किम लिंगम, इस प्रकार की बात रहती है तो ध्यान रखें, विसर्ग यदि लगी है तो प्रायः पुल्लिंग का शब्द होता है। विसर्ग यदि लगी है, मैं यदि लगा है तो नपुंसकलिंग का होता है। आकार की ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है तो लगभग स्त्रीलिंग का होता है। तो ये पुल्लिंग शब्द माना जाएगा ऋतु। ठीक है। भवती, इसका विधिंग लकार पूछा है। विधिंग लकार में हमेशा एक ही मात्रा आती है, एत एताम एयु, तो भवती होता है, इसका भवेत हो जाएगा। सुखम पद का विलोम दुखम होता है, कोई खास बात नहीं, सरल सा ही प्रश्न है। नेक्स्ट, वसंत ऋतु नाम राजा कथ्यते इत्यत्र बहुवचनांतम पद, ये वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में पूछा गया है कि इसमें बहुवचन वाला शब्द कौन सा है। वसंत एक वचन है, ऋतु नाम ये बहुवचन है, राजा एक वचन है, कथ्यते ये क्रिया है। ठीक है, क्रिया भी एक वचन की ही है। तो यहाँ ऋतुनाम जो शब्द है, ऋतुनाम जो शब्द है वो शब्द इसमें क्या बन जाएगा, बहुवचन का। ऋतुनाम षष्ठी का बहुवचन है, जैसे रामाणाम होता है, रामस्य रामयो रामाणाम, वैसे ही ऋतु का होता है। ठीक है। अगला है, राम रावण को युद्ध में जीतता है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करें। देखिएगा, जीतता है, यहाँ पे धातु है जी धातु, और हमने एक द्वितीय विभक्ति में सूत्र पढ़ा था अकथितम च, अकथितम च, और इसके अंदर 16 धातु थी जो द्विकर्मक थी, और इन 16 धातुओं में एक धातु कौन सी थी, जी, और जी का बनता है जयति। क्या बनता है, जयति। लिखवाया हुआ है आपको ये जयति वाला, और वहां आपको लिखवाया हुआ है कि सह देवदत्तम सतम जयति, देवदत्तम सतम जयति। इस वाक्य में आप देखेंगे तो शब्द ही चेंज किए हैं, देवदत्त की जगह रावण कर दिया है ना, सतम की जगह युद्ध कर दिया, विभक्ति उसी का प्रयोग होना है। दोनों में क्या है, द्वितीय की विभक्ति देखो, राम है राम है राम है, सब में प्रथमा है, ओके डन। उसके बाद में रावणम रावणम, यहाँ रावणेन है तो ये हो नहीं सकता, रावणम रावणम यहाँ 3 तक ठीक है। उसके बाद में देखो, यहाँ तो है युद्धम, यहाँ युद्ध है सप्तमी नहीं होगा, यहाँ युद्धात पंचमी नहीं होगा, तो सीधा सीधा सा आंसर क्या बन गया, राम है रावणम युद्धम जयति, है ना। दी धातु के योग में द्विकर्मक होगा, एक कर्म तो है युद्धम और एक कर्म है रावणम, ये दोनों द्विकर्मक धातु बन जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, रेखांकित किया है लोचन को, ठीक है ना, और लोचन शब्द को आधार मान करके प्रश्न का निर्माण करना है। तो लोचनम शब्द की जगह क्या आ जाएगा, किम। अगर यहाँ पे पुल्लिंग होता तो कह आ जाता, स्त्रीलिंग होता तो का आ जाता, कम नहीं, किम बचा। फिर कह पुल्लिंग होता है और का स्त्रीलिंग होता है और किम नपुंसकलिंग होता है, तो यहाँ लोचनम शब्द जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा, किम। सर्वस्य किम शास्त्रम, ये आपकी सूक्ति दे रखी है। और स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो यहाँ जो आएगा कि राजा तो केवल अपने देश में पूजा जाता है, जबकि विद्वान अपनी विद्वता के बल से सभी जगह पूजा जाता है। नेक्स्ट, वाच्य परिवर्तन करना है। बालिकया गुरु दक्षिणा दिए थे, पहली बात तो ये समझना है कि वाक्य है कौन सा। देखिए, मैंने कहा है कि धातु के साथ यदि यते यते यंते जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कर्तृवाच्य तो नहीं है, कर्तृवाच्य तो नहीं है। अब या तो कर्म हो सकता है या भाव हो सकता है। अगर कर्म है तो कर्मवाच्य है, और कर्म नहीं है तो भाववाच्य है। अब बालिकया दिए थे, बालिका ने दिया, क्या दिया, गुरुदक्षिणा दी, इसका मतलब गुरुदक्षिणा क्या है, कर्म है। गुरुदक्षिणा कर्म है, कर्म है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कर्मणि वाच्य है। कर्मणि वाच्य है तो बालिकया, ये तृतीया का एक वचन है, तो तृतीया का जो एक वचन है, तृतीया का जो एक वचन है, तृतीया का एक वचन वो प्रथमा के एक वचन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रथमा के एक वचन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बालिकया का प्रथमा एक वचन क्या होता है, बालिका। बालिका यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ही कट गया, ये चौथा तो ऑप्शन ही कट गया। इसके बाद में गुरु दक्षिणा, इसमें कर्म है तो कर्म में कौन सी आ जाएगी, द्वितीया। द्वितीय आ जाएगी तो क्या करेंगे, गुरु दक्षिणाम, यहां भी गुरु दक्षिणाम, ये कट गया, ठीक है। बालिका गुरु दक्षिणाम दिए थे, और यहां पे है बालिका, बालिका गुरु दक्षिणाम ददाती। अब दिए थे, जब कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो यते हट जाते हैं, यते हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या आ जाएगा, ददाती। तो बालिका गुरु दक्षिणाम ददाती इसका आंसर बनेगा। वाक्यम इदम संशोधित, इस वाक्य को शुद्ध करना है। शुद्ध करना है तो मैंने आपको कहा है, अधिशिंग स्थासाम कर्म की बात अपनी हो चुकी थी, सॉरी उपान वध्यांग वश की बात अपनी हो चुकी थी। यहां वश धातु है और वश धातु से पहले उप, अनु, अधि या फिर आंग में से कोई उपसर्ग लगा हुआ होता है तो जो क्रिया का आधार है उस क्रिया के आधार में सप्तमी आती है। इसमें आती है, सप्तमी आती है, ठीक है।
सॉरी सप्तमी नहीं, द्वितीया आती है। और अगर वस्ती अकेला होता, वस्ती यदि क्या होता, अकेला होता, तब तो कौन सी आती, सप्तमी आ जाती। लेकिन यहां पे वस्ती से पहले लगा है अधि उपसर्ग, और अधि उपसर्ग अगर लगा हुआ है तो कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीया आएगी। तो यहां पे जो बात बनेगी, राम है जयपुरम अधिवस्ती, ये बात तो ठीक है, राम है जयपुरम अधिवस्ती, ओके। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी शुद्ध किया जा सकता है। दूसरे तरीके से कैसे, अधि को यदि हटा दिया जाए, अधि को यदि हटा दिया जाए, केवल वस्ती का प्रयोग होगा, तो सप्तमी तो आएगी ना। हम इसको इस हिसाब से भी शुद्ध कर सकते हैं और इसको इस हिसाब से भी शुद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा रहेगा, 3 नंबर आंसर इसमें रहेगा। ये बात आपको समझनी है। नेक्स्ट, इस कौशल में वर्तनी का अधिक, वर्तनी लिखते समय, वर्तनी का मतलब होता है मात्राओं का बोध, तो लिखते समय मात्राओं का ध्यान रखना चाहिए। शैक्षिक मूल्यांकनाय विद्यालय शिक्षायाम सर्वाधिक प्रचलित विधा अस्ति। शैक्षिक मूल्यांकन के लिए विद्यालय शिक्षायाम, विद्यालय शिक्षाओं में सबसे अधिक प्रचलित कौन सी है, तो शैक्षिक मूल्यांकन, हम भी लिखित परीक्षाएं देते हैं, लिखित परीक्षा देकर के ही हमारे शैक्षिक का मूल्यांकन होता है, अपने हमारे ज्ञान का मूल्यांकन होता है। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक प्रचलित जो है वो कौन सी है, लिखित है ना, जिसमें लघुत्रात्मक गति, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक आदि आदि प्रश्न आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कश्य करते, संगणक कश्य करते। बार बार मैं क्लास में बता चुका हूं कि संस्कृत भाषा भी सूत्रात्मक कार्य करती है और कंप्यूटर भी सूत्रात्मक कार्य करता है, तो ये इसके लिए बहुत अच्छी है। दृश्य सहायक सामग्रियां उपयोग प्रायः भवति। दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग प्रायः कहाँ होता है, शुद्ध लेखन में, शुद्ध उच्चारण में, उभयो या केवलम पठन, नो केवल नहीं, शुद्ध लेखन में भी काम करती हैं और शुद्ध उच्चारण में, बोलने में भी और लिखने में भी, इसका मतलब इसमें दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट, लेखन कौशल से उद्देश्य मस्ती, लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है, पठित से लिखिता अभिव्यक्ति, श्रुत्वार्थ ग्रहणम, ये तो श्रवण कौशल का है, पठित्वार्थ ग्रहणम या पठन कौशल का है, एतानी सर्वाणी कभी नहीं हो सकता, तो ये श्रवण कौशल का है श्रुत्वार्थ ग्रहणम, और ये पठन कौशल का है पठित्वार्थ ग्रहणम। पठित से लिखित अभिव्यक्ति, ये लेखन कौशल का उद्देश्य होता है। उद्बोधन विधि कस्य शिक्षण से विधि अस्ति, उद्बोधन विधि गद्य शिक्षण की होती है, उद्बोधन विधि किसकी है, गद्य शिक्षण की। नेक्स्ट, आदि कवि कथ्य थे, आदि कवि वाल्मीकि कहलाते हैं। सबसे पहले आदि का मतलब प्रारंभिक कवि कौन होते हैं, वाल्मीकि। भाषा या शिक्षणम नाम की, भाषा की शिक्षा का नाम क्या है, भाषण से शिक्षणम, वाचन से शिक्षणम, लेखन से शिक्षणम, उक्त त्रय से। बिल्कुल, भाषा शिक्षा नाम क्या है, बोलना भी है, वाचन करना भी है, पढ़ना भी है और लेखना भी है। यहाँ वाचन का मतलब पठन से है, तो तीनों आंसर बन जाएंगे। व्याकरण शिक्षण से विधि अस्ति, व्याकरण शिक्षण की आगमन निगमन विधि है जो श्रेष्ठ विधि है ना, आगमन निगमन विधि जो है वो कौन सी विधि है, श्रेष्ठ विधि। शिक्षण सूत्र है, क्या है, स्वाभाविकता का सिद्धांत, आगमन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, विश्लेषणात्मक संश्लेषणम। तो शिक्षण सूत्र पूछा है, तो ये तो सिद्धांत है, ये आगमन विधि व्याकरण की है, व्याकरण अनुवाद विधि ये विधि है, विश्लेषण से किसकी ओर, संश्लेषण की ओर, ये शिक्षण का क्या है, सूत्र है। ये इसमें ध्यान अपन रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, गीत विधि कस्य स्तर, गीत विधि प्राथमिक स्तर के लिए। बच्चों को अगर आप गीत, प्रार्थना, श्लोक वगैरह याद करवाते हो तो गा गा के करवाओगे तो बच्चों को मजा आएगा, आनंद आएगा, स्वर की रस का स्वादन होगा, तो बच्चे आराम से सीख जाएंगे। ये प्राथमिक स्तर के लिए रही। निगमन विधि कस्य शिक्षण सूत्र से ऊपरी आधारित अस्ति, निगमन विधि, तो हमने एक बात लिखी थी, निशा का प्रमाण अज्ञात, अमूर्त और सूक्ष्म है, किस पर आधारित है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर नहीं, ये तो आगमन विधि का है। और ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है, ये भी उदाहरण इसका निगमन है, आगमन विधि का है। और अपन बात करें अमूर्त से मूर्त की ओर, है ना, तो निशा का प्रमाण अज्ञात, अमूर्त तथा सूक्ष्म है, तो यहाँ पे स्थूल शब्द भी नहीं आया, इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, अमूर्त से किसकी ओर, मूर्त की ओर। और ये तीनों जो हैं वो किसके हैं, आगमन विधि के। चलिए, छात्राणाम ज्ञान विस्तारम भवति, छात्रों का ज्ञान विस्तार होता है। छात्रों का ज्ञान विस्तार हमेशा अन्वेषण प्रधान प्रश्नों से होता है, खोज कर सीखना, ढूंढ कर सीखेगा तो ज्ञान का विस्तार होगा। अन्वेषण का मतलब खोज होता है, इसका उद्देश्य होता है ज्ञानस्य दृढ़ीकरणम, का होता है ज्ञानस्य दृढ़ीकरणम, ज्ञान को मजबूत करना, ज्ञानस्य दृढ़ीकरणम। अर्थ ग्रहण से दृष्टया सर्वोत्तम वाचनम अस्ति, अर्थ ग्रहण की दृष्टि से हमेशा मौन वाचन सबसे श्रेष्ठ होता है ना, चुपचाप पढ़ेंगे, शांत होकर पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ पाएंगे और ज्यादा अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। शिक्षण से सफलता निर्भरम भवति, शिक्षण की सफलता हमेशा छात्र के ऊपर निर्भर करती है। बिल्कुल, छात्र का विवेक कैसा है, छात्र में ग्रहण करने की शक्ति कैसी है, छात्र की श्रद्धा कैसी है,
है ना, छात्र का स्वभाव कैसा है, छात्र की प्रवृत्ति कैसी है, तो सब कुछ किस पे डिपेंड करती है, छात्र पे डिपेंड करती है। हमने पढ़ा है घोड़े को सिर्फ पानी तक ले जाया जा सकता है, पानी पिलाया नहीं जा सकता, वही वाली बात है। शिक्षक केवल मार्ग दिखा सकता है, पढ़ना न पढ़ना, सीखना न सीखना, बोध ग्रहण करना न करना, ये सब किस पे डिपेंड करता है, छात्र पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फिर एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें 86 से 90 तक के प्रश्न हैं, इसकी अपन बात करें तो ब्राह्मण है, देखिए हमने बात की थी ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ये ब्राह्मण है शब्द जो है वो पंचमी और षष्ठी का एक वचन है। मैं बार बार कह चुका हूं, यहाँ रेखांकित करके पूछा जा सकता है, तो पंचमी और षष्ठी का ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। और हमने इसमें पढ़ा भी है जनी कर्तु प्रकृति, ये पंचमी पढ़ा था अपन ने, तो पंचमी ब्राह्मण है शब्द में पंचमी और षष्ठी दोनों है, पंचमी और षष्ठी का एक वचन, मैं बार बार क्लास में बता चुका हूं, ध्यान रखना। पर्यटका, यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है, तो परिधन अटका होगा, तो इसमें परि उपसर्ग होगा, परिधन अटका यणसंधि का शब्द बन जाएगा। प्रतिवर्षम, वर्षम वर्षम प्रति, प्रति का प्रयोग विप्सा अर्थ में होता है, अव्ययी भाव समास का है, ये समास का है अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट, टाइम दे रखा है 6:50 AM और अस्य संस्कृत अनुवाद, इसका संस्कृत अनुवाद पूछा है कि इसको संस्कृत में आप कैसे बताओगे, तो हमें पता है AM को पूर्वाहन कहते हैं, बिल्कुल पूर्वाहन, पूर्वाहन सब में पूर्वाहन है, ओके। फिर है 10 कलोन, मतलब 7 बजने में 10 मिनट कम है, तो 10 कलोन 60 वादनम, 60 नहीं 7 लिखना पड़ेगा, 10 कलोन, कलोन का मतलब मिनट कम है, 10 माने 10 मिनट कम है, 10 कलोन अष्टवादनम, नहीं 7 की बात आएगी, क्योंकि इसको अपन पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि 7 बजने में 10 मिनट कम है, 7 बजने में 10 मिनट कम है, तो 10 कलोन 10 मिनट कम है सप्तवादनम, 7 बजने में, तो इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है। और 645 अंक दे रखा है, इस अंक को संस्कृत में बताना था, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, तो छोटी संख्या होगी पंचचत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, तो देखें पंचचत्वारिंशत दिखाई दे रहा है, पंचचत्वारिंशत दिखाई दे रहा है, चत्वारिंशत ये गलत हो जाएगा, पंचचत्वारिंशत तीनों में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में देखना क्या है, अधिक षटवादनम, अधिक षटवादनम, यहाँ पे ये स जो है वो दंतेश है, दंतेश है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मूर्धन्य से होना चाहिए। पंचचत्वारिंश अधिक षड्वादनम, बिल्कुल ये करेक्ट है। आगे और देख लेते हैं, ये तो हमने पहले ही काट दिया था, पंचचत्वारिंश न्यून नहीं, कम नहीं, ज्यादा, तो ये इसका ऑप्शन रहेगा, पंचचत्वारिंश अधिक षड्वादनम, इसको अपन कहते हैं कि 645 हो गया। इस प्रकार से आपके 90 तक के जो प्रश्न थे संस्कृत में उनका हमने समाधान देखा। किसी भी प्रश्न को लेकर के आप में कोई डाउट हो, प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साधुवाद, धन्यवाद। दोस्तों स्वागत करता हूं आपका प्रयास एडू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो आज का जो पेपर हुआ है उस पर हम सबसे पहले ईवीएस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, ऊपर वाले तो वो अपने शिक्षण विधियों के हैं, सर करवाएंगे। परिवार की मातृसत्तात्मक अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों ब्रिफाल्ट मातृसत्तात्मक अवधारणा के प्रतिपादक हैं। ब्रिफाल्ट ने एक पुस्तक लिखी थी दी मदर्स, दी मदर्स। इस दी मदर्स पुस्तक में ब्रिफाल्ट ने परिवार की मातृसत्तात्मक अवधारणा का विवरण दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दहेज प्रथा को रोका जा सकता है। दोस्तों दहेज प्रथा को रोकने का सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो है महिलाओं को शिक्षित करना। इन चीज़ों से कभी भी कुछ नहीं होने वाला है जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी और वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर ये जब तक नहीं कहेंगी कि हम दहेज नहीं लेंगे, तब तक ये दहेज नहीं देंगे। एक्चुअल में तो दहेज नहीं देंगे तब तक किसी भी तरह की स्थिति में परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है और पशु गणना कौन करता है दोस्तों? राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग क्या करता है? पशु गणना करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? माउंट एवरेस्ट आपको मिलेगा नेपाल में। और नेपाल में कहाँ पर मिलेगा? तो नेपाल में ये मिलेगा चाइना की सीमा पर। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेपाल में सागर माथा कहते हैं। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में इसको चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की रानी।
खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? तो 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था। राष्ट्रीय जलीय जीव राजस्थान की किस नदी में मिलता है? तो सबसे पहले तो ये अपने को जानना है कि राष्ट्रीय जलीय जीव होता कौन है। तो दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव होता है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव होता है और राजस्थान में ये चंबल नदी में पाया जाता है। हॉर्टिकल्चर से क्या होता है? तो हॉर्टिकल्चर औषधि का उत्पादन वगैरह नहीं होता है। हॉर्टिकल्चर होता है फल फूल और सब्जियों का उत्पादन, इसी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्तमान में नम भूमि कितनी है? दोस्तों वर्तमान में नम भूमि बढ़कर 89 हो चुकी है। अभी इससे जस्ट पहले हमारे पास 85 वेटलैंड थे, अभी 89 वेटलैंड हमारे पास हो चुके हैं। इसमें खेचेओ पालरी ये सिक्किम में डिक्लेयर किया गया है, उधवा झारखंड में डिक्लेयर किया गया है, सक्कारा कोटी ये तमिलनाडु में और तीर्थांगल भी तमिलनाडु में, ये 4 नए वेटलैंड बने हैं। और इसका स्टेट वाइज मैंने आपको बता दिया है। ये 4 जो वेटलैंड हैं इनको मिलाकर टोटल हमारे पास 85 + 4 89 वेटलैंड वर्तमान में हो चुके हैं। ठीक है, तो भारत में हाथी परियोजना कब संचालित की गई थी? तो 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट संचालित किया गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, राजस्थान की किस नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? दोस्तों राजस्थान की जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है। 29 अगस्त 2017 को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी झील नंदन कानन कहलाती है? तो दोस्तों नंदन कानन झील हम सिलिसेड को कहते हैं। सिलिसेड जो झील है ना वो हमारे अलवर में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसमंद सलुंबर जिले में है, कोलायत बीकानेर में है और ताल छापर एकमात्र खारे पानी की झील है इन 4 में से। तो ताल छापर जो आपको मिलती है वो चूरू में मिलती है। नेक्स्ट पे आते हैं, जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। दोस्तों टाका, कुंड और बावड़ी ये तीनों की तीनों जल संरक्षण की विधियां हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट पे चलते हैं, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि माही परियोजना ये मध्य प्रदेश गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और माही परियोजना से यहां पर बांसवाड़ा को लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण और उसके स्रोतों को किस अधिनियम के अंतर्गत संबोधित किया गया था? दोस्तों यहां पे कोई भी सोच नहीं सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि सभी को ये आंसर 2 नंबर लगता होगा, बट इसका आंसर 2 नंबर नहीं है, इसका आंसर है 1 नंबर। जब वायु प्रदूषण के लिए अधिनियम बनाया गया था तो उसी समय ध्वनि प्रदूषण के लिए भी इसी अधिनियम के अंतर्गत संबोधित ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताया गया था। तो इसका आंसर नंबर 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पर का क्या उपयोग है? पैदल चलने वालों के लिए, सड़क पार करने के लिए, नो वेंडिंग जोन, नो पार्किंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होता है पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करना। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? जब रेड लाइट होती है तो सभी जो व्हीकल होते हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग से जस्ट पहले रुक जाते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकने पर जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें सड़क पार करनी होती है वो जेब्रा क्रॉसिंग पर चलकर क्या करते हैं? सड़क पार करते हैं। तो ये इसका आंसर होगा पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करना। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य, ये दोस्तों अब साइकोलॉजी के यानी हमारे शिक्षण विधियों के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनको हमारे जो सर हैं वो बता देंगे, फिर भी बेसिक से ही है, मैं बता देता हूं। चलो, छात्रों को प्रकृति के बारे में जानकारी देना बिल्कुल सही आंसर है। छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना ये भी सही ऑप्शन है। और छात्रों को पर्यावरण समस्याओं के समाधान बताना के लिए प्रेरित करना ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो होता है नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट पे कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है? दोस्तों परियोजना विधि जो होती है, प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वो पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे बेहतर होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं करके सीखते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का क्या महत्व है? छात्रों को वास्तविक जीवन, बिल्कुल आप जब आप मतलब आप पर्सनल किसी चीज को देख के आप उसके बारे में सीखते हैं तो वो क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से ही हो पाता है।
छात्रों को प्रकृति के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी इसी से प्राप्त होती है। छात्रों में पर्यावरण के प्रति रुचि पैदा इसी से होती है। तो इसके आंसर जो होंगे वो भी अब उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी विधि छात्रों को पर्यावरण समस्याओं के प्रति संवेदनशील बताने के लिए मदद करती है? तो इसमें भी सभी विधि ऐसी हैं, वाद विवाद हो, चाहे समूह चर्चा हो, चाहे नाटक हो, सभी की सभी विधियां ऐसी होती हैं जो छात्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस ईवीएस के। इसके बाद हमारे एसएसटी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। एसएसटी के जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं अपन कहाँ हैं, और उसके बाद उनको देख लेते हैं अपन कि कहाँ वो अपने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ये राणा सांगा चल रहा है तो अपने क्वेश्चन के आसपास ही होंगे। राणा सांगा सामाजिक, हाँ ठीक है। तो दोस्तों अपने जो क्वेश्चन हैं इनको हम एसएसटी वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी हम बात करते हैं। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, देखते हैं, और अच्छे क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। इनमें से कौन सी तहसील राजस्थान का दक्षिणतम भाग में स्थित है? दोस्तों सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हमारे राजस्थान का दक्षिणतम भाग है कौन सा। तो राजस्थान का दक्षिणतम भाग जो है वो है बोरकुंडा। बोरकुंड जो ग्राम है वो बांसवाड़ा में है और अपने राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और वो कुशलगढ़ तहसील में है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा दक्षिणतम जिला और दक्षिणतम स्थान बोरकुंड। अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला है। इस ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार हमें कहाँ मिलता है? उदयपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट पे हम आते हैं। पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस स्थिति में दिन और रात की मतलब अवधि है वो समान होती है? तो दोस्तों विषुव की स्थिति में दिन और रात की अवधि समान होती है। विषुव की स्थिति क्या होती है? ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर ये क्या है? हमारा सूर्य है। अब होता क्या है कि विषुव के समय पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से सूर्य के सामने सीधी होती है। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये आर्कटिक रेखा है, ये नॉर्थ पोल है, ये नीचे मकर रेखा है, ये अंटार्कटिक रेखा है, और ये ये हमारा दक्षिण ध्रुव है। अब आप देखो ये विषुव की स्थिति में संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात पूरी पृथ्वी पर प्रत्येक जगह। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा विषुव। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय किनके बीच होता है? दोस्तों उष्ण कटिबंधीय जो होता है वो राइट आंसर इसका कर्क और मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंध होता है। उष्ण कटिबंध को हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा। ठीक है, नॉर्थ और एस। दोस्तों ये वाला जो पोर्शन होता है बीच वाला, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है 66.5 डिग्री तक, ये शीतोष्ण कहलाता है। और 66.5 से 90 तक जो होता है वो शीत कहलाता है। तो कर्क से मकर वाला जो पोर्शन है वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हमारा, कौन सा जलवायु क्षेत्र केवल उत्तर गोलार्ध में ही पाई जाती है? तो दोस्तों टैगा जो जलवायु होती है, वो टैगा जो प्रदेश होते हैं केवल उत्तर गोलार्ध में ही मिलते हैं। कारण है क्योंकि टैगा जो पोर्शन है वो 50 से 70 डिग्री अक्षांशों में मिलता है, और 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में तो स्थल है, तो वहां पे टैगा मिल जाती है। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में इन्हीं अक्षांशों के मध्य क्या आपको स्थल नहीं देखने को मिलता। जल है तो जल में ये टैगा वन, टैगा जलवायु हम कहेंगे किसे, जहां पे ये कोणधारी पेड़ पाए जाएं। तो दक्षिण गोलार्ध में 50 से 70 अक्षांशों में क्या है? स्थल है ही नहीं, समुद्र है, तो वहां पे ये कोणधारी पेड़ नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा टैगा। लेब्राडोर की
ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहां टकराती है? तो दोस्तों ये उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर टकराती हैं, और पर्टिकुलर जगह जहां ये टकराती हैं वो होता है न्यू फाउंडलैंड। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और न्यू फाउंडलैंड कहां पड़ता है दोस्तों? कनाडा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, सागर तल जो धीरे धीरे कम हो जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है तो क्या कहते हैं? तो इसको तट नहीं कहते दोस्तों, ये तट तो ये हो गया, अब ये हो गया सागर तल, ये सागर। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कि सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी आप यहां से ऊपर की ओर जाओगे तो ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब कह रहा है कि जो किसी महाद्वीप को घेरता है, तो बिल्कुल यही तल है जो महाद्वीप को घेरता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं, या हम इसको कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी जो हवाएं दोस्तों, इनको हम क्या कहते हैं? पंपेरो कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इनमें से एक अच्छा क्वेश्चन, टपीरो जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ये हरमट्टन जो वर्ड है, हरमट्टन जो वर्ड है ये क्या है? हरमट्टन वर्ड ना हमारे विशेष अगर हम देखें हरमट्टन के लिए तो ये गिनी के तट पर चलती है, और इन हवाओं को डॉक्टर पवन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रंटल वर्षा किससे होती है? तो दोस्तों चक्रवातों से होने वाली जो बारिश है वो फ्रंटल वर्षा कहलाती है। बुग्याल और पयार कहां पाए जाते हैं? दोस्तों ये शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, और बुग्याल और पयार कुमायूं हिमालय में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी मृदा है जो काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो दोस्तों लेटेराइट जो मिट्टी होती है वो काजू की खेती के लिए सबसे बेस्ट होती है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? अनाईमुडी। ये अनाईमुडी जो होता है ये केरल में है। ये ना केवल दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, बल्कि ये हमारी जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है उसका भी सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस नदी पर हैंगिंग ब्रिज बना है? तो दोस्तों हमारी जो चंबल नदी है इस पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। 29 अगस्त 2017 को पीएम मोदी ने इस हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी झील नंदन कानन कहलाती है? तो दोस्तों सिलीसेड झील नंदन कानन कहलाती है। ये सिलीसेड झील जो है अलवर में है, इसे हम राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। इसके अलावा जैसमंद सलुंबर में है, कोलायत बीकानेर में है, और ताल छापर चूरू में है जो खारे पानी की झील है। जल संरक्षण की परंपरागत विधि दोस्तों टाका जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। कई जिलों में, राजस्थान में चूरू में, जोधपुर में, नागौर में, यहाँ पे टांके बनाए जाते हैं जिनमें वर्षा का जल संग्रह किया जाता है। इसके अलावा कुंड भी वर्षा जल संग्रह की हैं, और बावड़ी भी परंपरागत विधि हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब हमारे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है, तो वो लाइव सेशन में आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। स्टॉप कर दो। गुड इवनिंग स्टूडेंट, आपका आज का रीट का जो टेस्ट पेपर था उसमें पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न लगभग फुल सिलेबस पे आधारित थे। लगभग आपने बहुत सारे टेस्ट दे लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट पेपर भी आपके लिए आसान रहा होगा। प्रश्न है, थोड़ी व्याख्या से ही देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न नंबर 106 देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? आपके पास कथन दिए हैं, इनमें आपको देखना है कौन सा कथन सही है। पहला है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। आपको पता है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी, और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार बना था। इसका मतलब पहला कथन सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल ठीक बात है। उद्देश्य का एक तरह से एक रूपरेखा है, एक ढांचा है कि भारतीय संविधान में किन किन बातों का प्रावधान है। तो दूसरा भी कथन सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो अंत में 3 शब्द हम पढ़ते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये तीनों शब्दों के उद्देश्य ये होते हैं कि इस संविधान को हम अपने शरीर का अंग बना रहे हैं, अपने जीवन में इसको अधिनियमित यानी लागू कर रहे हैं, और आत्मा से स्वीकार कर रहे हैं। तो अभी तक 3 कथन है, लगभग तीनों में सही दिखाई पड़ रहे हैं। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। अब आपको पता है हेड ऑफ स्टेट जो भारत में होता है,
राज्य का मुखिया होता है वो कौन होता है? वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। का मतलब चौथा कथन है वो सही नहीं बैठेगा। तो अब प्रॉपर आपका देख लीजिए कौन सा हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा इसमें कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन पूरी तरह क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट देखें। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? आपको पता है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्णतया क्या हुआ? बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा ने उसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 को भी इसके कुछ पार्ट को आंशिक रूप से लागू किया था, जिसमें एक नागरिकता का था, एक आपका निर्वाचन का था और एक अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, क्योंकि मौलिक अधिकार का पार्ट तो संविधान के भाग 3 में था और जब संविधान लागू हुआ तभी हुआ, तो इसका राइट हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरे जो प्रावधान है वो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को ही संविधान द्वारा संविधान के रूप में लागू किए गए थे। अगला देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, भारतीय संविधान का एक पवित्र दस्तावेज है और ये कथन करने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज माना है। डॉक्टर अम्बेडकर ही है वो व्यक्ति है जिन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। 109 देखिए, भारत के संविधान में संघीय फेडरल शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है? तो आप पढ़ते हो जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो उसमें क्या आता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा और राज्यों के संघ के लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया है कौन सा? यूनियन किया है, ना कि कौन सा किया है? फेडरेशन। तो फेडरल शब्द है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ना तो हमने इसका इस्तेमाल उद्देशिका में किया है, ना भाग 3 में, ना संविधान संशोधन की प्रक्रिया में किया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। 110 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या होता है? व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है, यानी कार्यपालिका अपने आप में निरंकुश नहीं हो सकती। संसद के सदस्य हैं तो सरकार से प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। अब हमें पूछ रहा है कि स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करना, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, ये तो कटौती हो जाएगा, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई स्थगित करना नहीं, ये सदन को स्थगित करना है, ये अलग मामला होता है। कोई भी लोक महत्व का विषय होता है उस पर आवश्यक रूप से चर्चा करवाने के लिए प्री शेड्यूल को हम क्या करते हैं? पोस्टपोन करवाते हैं, पूर्व की कार्रवाई को स्थगित करवाना और उस मुद्दे विशेष पर चर्चा करवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 1 नंबर। अगला देखो, निम्न में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, बिल्कुल ठीक बात है। न्यायपालिका भारत में पूरी तरह स्वतंत्र है, ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ये प्रावधान हमने लिया है अमेरिका से। परिसंघवाद और संविधान के किसी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद नहीं, संसद की शक्ति पर क्या है? नियंत्रण है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारत का संविधान गणतंत्रीय है, भारत गणराज्य है, सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है। भारत गणराज्य है और गणराज्य इसलिए है क्यों? क्योंकि एक निर्वाचित संसद का उत्पन्न करता है, निर्वाचित संसद होती है तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। वयस्क मताधिकार, ये हमारा एक पॉलिटिकल राइट हो गया। अधिकारों का विधेयक समाविष्ट करना और कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है। अगर वंशानुगत होता है तो गणतंत्र नहीं होता। भारत का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो जनता द्वारा क्या होता है? क्या होता है? निर्वाचित, वंशानुगत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? चौथा। आगे देखो 113, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा के गठन की बात कर रहा है। 280 सदस्य, यहीं से चलते जाओ, गलत। 275 गलत। 250 बिल्कुल ठीक है, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत। राइट हो गया, क्लियर है पूरा? ठीक है, अगला देखो, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये उपबंध किसमें किया गया है? ये भारत के मौलिक कर्तव्यों में उल्लिखित है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत की एकता, प्रभुता, एकता और अखंडता की
मौलिक कर्तव्य में नहीं आएगा। ये कौन से में आएगा? का उल्लेख आपको रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, ठीक। ये एक तरह से दायित्व के रूप में होता है, और दायित्व किस में आएगा? मौलिक कर्तव्य के रूप में आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर उद्देशिका में अखंडता शब्द दिखेगा, लेकिन अक्षुण्ण बनाए रखने का जो प्रावधान है वो किस में है? मौलिक कर्तव्य में। 114 की बात देखिए, 115। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन की किसी एक व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं होता है, उसको संसद की कार्रवाई में भाग लेने का क्या होता है? अधिकार होता है। ठीक है, और ऐसा कौन सा सदस्य है? तो आपको पता है उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन ये केवल राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, इसलिए राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। मुख्य न्यायाधीश ना लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता, ना राज्यसभा की, लेकिन भारत का महान न्यायवादी होता है, ये संसद का सदस्य नहीं होता है, उसके बावजूद ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? किसी भी देश में बसने की आज़ादी, बिल्कुल बसने वाला है, ये आर्टिकल 19(1) में आपको बसने की आज़ादी है। लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक, लीगल राइट्स है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखो, भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों से संबंधित हैं? ये अभी आपके RS प्री का एग्जाम हुआ था, उसमें भी प्रश्न है कि कौन से आर्टिकल हैं मौलिक अधिकारों में जो केवल इंडियंस को प्राप्त हैं। तो आपको हमने समझा रखा पूरा कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल हैं जो केवल किसको प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को। देख लीजिए, इसमें 19 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, तो कूट आपका हो जाएगा 1, 3, 4। कौन सा? 1, 3, 4। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना होती है वो होती है 25 जनवरी 1950, और इसीलिए 25 जनवरी को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राइट आ गया। परिसीमन आयोग की नियुक्ति, ये नीति की जगह नियुक्ति शब्द है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए एक सीमांकन आयोग या परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन या हदबंदी आयोग, ये सारे एक ही नाम होते हैं, और इसका गठन जो करता है वो भारत का कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2006 में बाल विवाह को निषेध करने वाला कानून पारित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखिए, बस पॉलिटिकल के इतने प्रश्न थे और लगभग आसान से प्रश्न थे, थोड़ा सुमेलित करके आपको थोड़ा सा एकदम टेस्टिंग की स्थिति में लाया गया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगले सॉल्यूशन के लिए फिर एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Hello guys, as you know myself Parveen Swami, an innovative teacher of competitive English in प्रयास हेडो अब सीकर। आज का जो अपना सेशन है उसमें पहला प्रश्न उस पर नज़र डालेंगे अपन। यहाँ पे 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं वो विद से कनेक्ट हो रहे हैं, और विद से अगर 2 अलग अलग सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो ऐसी स्थिति में वर्ब जो होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट का फॉलो करती है। पहला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फिर वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। पहला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो फिर वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल। तो सिंगुलर वर्ब के रूप में यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया? हैज का प्रयोग कर। दूसरी बात, ईदर और, नीदर, नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, या फिर और अथवा नोर से 2 डिफरेंट सब्जेक्ट अगर कनेक्ट होते तो फिर ऐसी स्थिति में वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो यहाँ आई के अनुसार हम किसका प्रयोग कर देंगे? एम का प्रयोग कर देंगे। हम उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न अपना उसकी ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक बार दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह इंप्रूव करने के लिए बात कही जा रही है, तो इसका मतलब ये काम करना ही पड़ता है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे? मस्ट का प्रयोग कर देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे प्लीज जैसी शब्दावली अगर दे रखी है तो प्लीज जैसी शब्दावली का प्रयोग कर रखा है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है, और पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध कराने के लिए मॉडल आता है, वो कुड भी आता है, वुड भी आता है, तो सही जो आपका उत्तर होगा वो कौन सा होगा? वुड होगा। ये स्पेलिंग में थोड़ा एरर वगैरह हो गया था, शुड की स्पेलिंग राइट कर लेना, SHOULD। स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले गेम्स, यहाँ पे उचित आपको कंजक्शन या फिर लिंकिंग डिवाइस भरनी है, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। जो भी प्रोनाउन आएगा वो उसका कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। अगला कह रहा है आई कांट रीड स्मॉल प्रिंट, आई वॉन्ट टू गेट माई आईज टेस्टेड।
आई कांट रीड स्मॉल प्रिंट, मैं स्मॉल प्रिंट जो होता है उसको पढ़ नहीं सकता। आई वॉन्ट टू गेट माई आई टेस्टेड, इसलिए जरूरी है कि मुझे मेरी आई वगैरह जो है आंखें वगैरह वो क्या है जांच करवानी है। तो दूसरा वाक्य पहले वाक्य का रिजल्ट अगर होता है तो ऐसे वाक्यों को हम सो अथवा देयर फोर से कनेक्ट करते हैं। तो आपका देयर फोर क्या है, रिजल्ट को दर्शाने वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, देयर फोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखिए आप, नेक्स्ट पर्सन जो है वो क्या बोल रहा है। पोइम वगैरह की बात है, अब की बार वो भी था। एक क्या करे, टू हिट द नेल ऑन द हेड, सही जगह मारना, मतलब सही समय पर सही बात कहना। टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या है, टू डू यानी सही टाइम पे सही काम करना या सही टाइम पे सही बात कहना। ठीक है, तो ये ईडीम आ गई अपनी। पुट ऑन का मतलब होता है वो पहनना भी होता है, ड्रेस वगैरह पहनने के लिए अर्थ में हम पुट ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पुट ऑफ का प्रयोग करते हैं वो उतारने के लिए करते हैं, एक पोस्टपोन के अर्थ में करते हैं। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, गेट ड्रेस्ड इन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखें, नेक्स्ट पर्सन जो वो क्या बोल रहा है। फनेटिक की 3 ब्रांच होती हैं, देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ फनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी, इसका संबंध होता है वो किससे होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड से होता है। दूसरा क्या होता है हमारे पास, सेकंड जो होता है वो क्या होता है, अकाउस्टिक है, जिसका संबंध होता है वो किससे होता है, ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच साउंड से होता है। और तीसरा होता है ऑडिटरी, इसका संबंध जो होता है वो अक्सर सुनने से होता है, हियरिंग से होता है। तो ये 3 तो ब्रांच आती है फनेटिक की, यहाँ ये पार्ट है ये इसमें बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रहा। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, 4 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पै के साउंड कौन सा पार्ट है वो दे रहा है। पै जो होता है तो कॉन्सोनेंट साउंड को अपन 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं, 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस या वॉइसरी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो एक तो पै जो होता है वो क्या होता है, वॉइसलेस होता है। दूसरी बात, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पे प्लोजिव होता है। पै बै टे डे कै ग ये साउंड होती है वो प्लोजिव के अंतर्गत आती हैं। और उसी प्रकार से प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पे अपन देखें तो ये बाइलिबियल साउंड में आता है। पै बै मै वै ये जो साउंड होती है वो बाइलिबियल होती हैं। तो इसमें क्या कहोगे, तीनों बातें लागू होती हैं। ये क्या होता है, वॉइसलेस भी होता है, दूसरी बात प्लोजिव भी होता है, बाइलिबियल भी होता है। तो ये ऑप्शन कौन सा अपना 1 नंबर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, नेक्स्ट पर्सन देखिए। अगला कह रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन द वावल साउंड रिप्रेजेंट बाय ऊ में कौन सी साउंड है। तो इसका फोनेटिक बनता है वो बनता है ब्लड। ठीक है, ये फुट होता है ऊ छोटा आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये गुड होता है, यहाँ भी ऊ क्या आता है, छोटा आता है। और ये फूड नहीं होता, फूड होता है, तो यहाँ पे ऊ बड़ा आएगा। तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आई पे सिंबल जो अंग का जो सिंबल है वो कौन से साउंड में रिप्रेजेंट है। तो थिंक का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से बनता है, ये हो गया थिंक। ठीक है, उसी प्रकार से ये होता है फिंगा, क्या बोलोगे, फिंगा। ठीक है, ये पार्ट आ गया, ए ब्रैकेट में आर लगा सकते हो, फिंगा। ये होता है सिंग, ये दोनों जगह आ रहा है, सिंग में भी आ रहा है और फिंगर में भी आ रहा है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, 4 नंबर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर नजर डालते हैं अपन। क्या कह रहे हैं, विच वर्ड इज ट्रांसक्रिप्ट एज जज। जज का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे जज ये आ जाएगा, जय और जय। जब 2 प्योर कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं बिना मात्रा वाली, तो उनके बीच में अक्सर आधा ए आता है। और जे, जी, डी जे और डी जी से जय की साउंड निकलती है, तो वहां पे जय होता है वो कौन सा होता है, D3 वाला जय होता है। तो राइट आपका उत्तर होगा वो कौन सा होगा, जज होगा। जज का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस टाइप से बनेगा, ये आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, ये पोइम वगैरह दे रखी है। लेट मी नोट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव। ये पोइम वगैरह आपने पढ़ी होगी, विलियम शेक्सपियर की पोइम है। उसको ध्यान में रखते हुए पूछा है कि इन द अबव लाइन क्या कह रहा है, हुज वर्थ unknown although his height be taken in the above line the figures of speech used in। इस पंक्ति में अपन देखें तो कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है वो उसका यूज हो रखा है, बताओ दिखा, हुज वर्स अननोन। तो राइट जो आपका उत्तर है वो कौन सा अपना मेटाफर का भाव है। आगे देखो, पर्सोनिफाइड एलिमेंट इन दिस पोइम इज, पर्सोनिफाइड किसको किया गया है, पर्सोनिफाइड पर्सोनिफिकेशन का भाव इस पोइम में कौन से पार्ट में है,
ठीक है, तो इसमें दोनों ही हैं, एक तो लव है, इसको पर्सोनिफाइड किया, अगर एक टाइम को पोइम वगैरह पढ़ के आप अच्छे से देख चुके होंगे, तो आपका राइट जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, 3 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखें, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोइम, इस पोइम की राइम स्कीम क्या है, मिलान करके देखो जी। राइम स्कीम क्या कह रहा है, माइंड, ठीक है, माइंड, आई, माइंड्स, आई ए हो गया, लव क्या हो गया, ठीक है, बी हो गया, फाइंड्स क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से क्या है, अलग अलग राइम स्कीम इसकी बन रही है, उसी प्रकार से क्या हो गया, रिमूव बोल दिया। इसकी राइम स्कीम का क्रम पूछा गया है, इसकी राइम स्कीम किस रूप से होगी, राइम स्कीम, ठीक है। अब इसको रिमूव अपन क्या बोलते हैं, रिमूव बोलते हैं। कई बार होता है राइम स्कीम मैच वगैरह करने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, शब्दों का उच्चारण है वो थोड़ा सा हल्का सा गलत तरीके से कर लेते हैं, तो इसकी सही जो सटीक राइम स्कीम बैठेगी वो कौन सी बैठेगी, 3 नंबर। हुज वर्ड्स अननोन बी टेकन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हुज वर्ड्स अननोन, ठीक है, बी टेकन, इसका ये किसका पार्ट है, हुज वर्थ अननोन बी टेकन, हुज वर्थ अननोन, ठीक है, बी टेकन। अब देखो ये लाइन पढ़िए आप, ये पूरी लाइन पढ़ोगे उसके बाद में सही तरीके से अपन उत्तर तक पहुंच पाएंगे। हुज वर्थ अननोन आल्दो हिज हाइट बी टेकन, ये प्रश्न रिपीट हो गया क्या, सिमिली मेटाफर ये रिपीट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। इसके आंसर की में कोई गड़बड़ हो सकती है, इसमें 3 नंबर उत्तर नहीं होगा, 4 नंबर उत्तर होगा, मेटाफर का भाव इसमें, ठीक है, मेटाफर। अगला जो पार्ट है वो क्या कर रहा है जरा देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट लुक्स ऑन नेवर सेकंड, दिस लाइन इज राइम्ड विद दैट लुक्स ऑन नेवर सेकंड, इस राइम का जो पार्ट अपन देखें इसका मैच है वो किससे हो रहा है, कौन से लाइन से हो रहा है, ठीक है। तो एक बार बिल्कुल लाइन पे अपन पीछे जाएंगे, एक बार बैक साइड में अपने, ठीक है, जहाँ पे अपनी पोइम वगैरह दे रखी है, ठीक है, क्या है वो बताओ, देखा कौन सी लाइन है वो अपनी, दैट लुक्स ऑन टेकन, ये पॉइंट दे रखा अपना, दैट लुक्स ऑन टेकन। तो एकन का जो है आपको क्या करना है, इसकी क्या करनी है, पूरी राइम स्कीम जो है अपनी, ठीक है, मैच करनी है। एकन की साउंड देखो कौन सी लाइन में, एकन की, हुज वर्स अननोन आल्दो हिज टेकन, ठीक है, तो टेकन और एकन सेम है, ये एक लाइन हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, 4 5 6 7 8, तो देखो यहाँ पे टेकन इसमें दे रखा है, तो एकन की साउंड इसमें, तो 8 नंबर लाइन क्या हो गई, इससे मैच हो गई। दैट लुक्स ऑन टेम्पस्ट, ठीक है, एंड इज नेवर सेकन, इसकी और इसकी दोनों की राइम इसकी मैच हो रही, ये पूछा है आपको, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 8 लाइन नंबर जो लाइन है उससे मैच हो जाएगा। अगला कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन थीम एक्सप्लोर्ड इन इलीजी, इलीजी में कौन सी चीज कॉमन होती है, लॉस एंड डेथ होता है, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए सोलिलोकी जो होती है वो अक्सर मोनोलॉग से किस प्रकार से डिफरेंट होती है, कि उसमें खुद के लेखक के क्या होते हैं, इनर व्यूज होते हैं, ड्रामाटिस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग फोकस्ड ऑन, टास्क बेस्ड जो होती है वो क्या करता है, मीनिंगफुल टास्क है वो पूरा करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट, लैंग्वेज असेसमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, उसी प्रकार से प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, समेटिव टेस्ट, ये सब लैंग्वेज के असेसमेंट में आते हैं, तो ट्रांसलेशन असेसमेंट नहीं आएगा, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सिम्टम ऑफ ए लैंग्वेज डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या है, और सब ये भाषा से रिलेटेड नहीं है, मैथ की जो प्रॉब्लम वो नहीं है। अगला कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स ए पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और यूज लैंग्वेज इन सोशल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन में आता है प्रेगमेटिक, ठीक है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, समाज के संदर्भ में सही तरीके से शब्दों का प्रॉपर यूज नहीं कर पाता बंजा, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेगमेटिक डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज एरर करेक्शन टिपिकली हैंडल इन सीएलटी, सीएलटी में क्या होते हैं कि गलतियां होती हैं वो क्या होती हैं, नेचुरल आउटकम होती हैं, गलतियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्वाभाविक होती हैं, दैनिक जीवन में गलतियां चलती रहती हैं, तो गलतियों का आप अवॉइड करो, इग्नोर करो, ना कि उनको पकड़ के बैठो। ऑडियोलिंगुअल मेथड में कुछ अपोजिट होता है इसके, ठीक है, तो इसमें सही आपका उत्तर होगा वो कौन सा होगा, एरर्स आर
या सीन एज ए नेचुरल आउटकम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा जरा देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फोकस ऑफ सीएलटी एक्टिविटीज। सीएलटी एक्टिविटी में मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन और मीनिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप मातृभाषा काम में लो, जरूरत पड़े वहां पे आप ट्रांसलेशन काम में ले सकते हो, लेकिन कुछ भी हो बच्चे के मीनिंग समझ में आना जरूरी होता है। अगली जानकारी के तौर पे अपन कहें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी पर्पज ऑफ इवोल्यूशन इन एजुकेशन। ठीक है, नोट ए, ठीक है, नोट ए टू कंपेयर स्टूडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे छात्रों से क्या करना, कंपेयर करना। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नहीं है, बाकी और तो सारे हैं। स्टूडेंट के अचीवमेंट को मापना, फीडबैक वगैरह प्रदान करना, इंस्ट्रक्शन वगैरह देना, इंस्ट्रक्शन वगैरह देना, तो इसमें ये आपका उत्तर सेट नहीं बैठेगा मूल्यांकन के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए टीचर गिव्स ए क्विज एट द एंड ऑफ द ईच वीक। प्रत्येक वीक में जो एंड के ऊपर जो क्विज दी जाती है उसको अपन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। पीछे भी ऐसा प्रश्न आया था। ठीक है, सेम इसी तरह से अगला प्रश्न पढ़िए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव इवैल्यूएशन। ठीक है, इफेक्टिव इवैल्यूएशन का कौन सा पार्ट नहीं है, ये पारदर्शी होता है, समानता वाला होता है। दूसरा क्या कह रहा है, ये रिलायबल होता है, वैलिड यानी वैध और रिलायबल होता है। दूसरी बात क्या है, टीचिंग और लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, तो लेबल स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए उपयोग नहीं किया जाता, तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके सबके पेपर अच्छे जा रहे होंगे। ठीक है, एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन वो और देख लेते हैं अपन, इवैल्यूएशन रिजल्ट शुड बी यूज टू। इवैल्यूएशन जो होता है वो रिजल्ट है वो किन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, पढ़ के देखो, कंपेयर स्टूडेंट्स एंड रैंक देम, बच्चों की तुलना करना और उनके बीच की उनको रैंक वगैरह देना। आइडेंटिफाई एरियाज वेयर स्टूडेंट्स नीड सपोर्ट एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शन, उस क्षेत्र को निर्धारित करना जहाँ पे स्टूडेंट को सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरी बात, स्टूडेंट्स इंटेलिजेंसी बिल्कुल सुटेबल नहीं है, ये भी सुटेबल नहीं है। सही जो आपका उत्तर होगा वो कौन सा होगा, 2 नंबर होगा। और इस प्रकार से आपका सेशन कंप्लीट हुआ। जय हिंद, जय भारत।